अब जो है ज्योतिष का मूल आधार, आप लोगों को बताऊं, ज्योतिष का मूल आधार लग्न तालिका है, जो व्यक्ति के जन्म के समय पृथ्वी के सापेक्ष अन्य ग्रहों अंतरिक्षीय पिंडों की स्थिति को प्रदर्शित करता है। भौतिक विज्ञान के सभी सिद्धांत मूल अभिकल्पनाओं पर आधारित होते हैं। ये अभिकल्पनाएं भौतिक पदार्थों के मूल गुणों पर आधारित होती हैं। ज्योतिष का भी मूल आधार यह है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय अर्थात मां के शरीर से जैसे ही बच्चा पृथक अस्तित्व में आता है, अलग होता है, उस समय अन्य ग्रह नक्षत्र आदि की जन्म स्थान से जो सापेक्ष दूरी है वह उस बच्चे के शरीर के सभी अवयवों पर अस्थायी प्रभाव डालती है तथा बच्चे का पूर्ण भविष्य इस प्रभाव के अधीन ही रहता है। मानसिक रोगियों पर पूर्णमासी का विशेष प्रभाव सभी जानते हैं। ऐसे ही रोगियों को ल्यूनेटिक, इसी कारण इनको कहा जाता है कि इनकी मनोदशा चंद्रमा की स्थिति से प्रभावित होती है। ऐसा क्यों होता है? पूर्णमासी और अमावस्या पर समुद्र में ज्वार भाटा की स्थिति के कारण से हम सभी परिचित हैं। चूंकि चंद्रमा पृथ्वी से सबसे समीप है, अतः उसकी स्थिति का गुरुत्वीय प्रभाव सबसे अधिक हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड गुरुत्वीय शक्ति से एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण बल के दो मुख्य सिद्धांत कहे जाते हैं। दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है। गुरुत्वीय बल और पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल जब करोगे तो मान लो किसी भी आकाशीय पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसके द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वीय बल उतना ही अधिक होगा। दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग को व्युत्क्रमानुपाती कर देता है, होता है ऐसा। तो अर्थात जो पिंड अधिक समीप होंगे उनके बीच गुरुत्वीय बल अधिक लगेगा। यद्यपि चंद्रमा का द्रव्यमान अन्य आकाशीय पिंडों की तुलना में कम है, परंतु यह पृथ्वी के समीप बहुत है, अतः उसके द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल अन्य पिंडों के अपेक्षा अधिक बलशाली होता है। परंतु यह बल इतना नहीं होता है कि पृथ्वी व चंद्रमा एक दूसरे के समीप आ जाएं। फिर भी समुद्र के जल की ऊपरी सतह आकर्षण बल के लिए स्वतंत्र है, अतः पूर्णमासी को समुद्र के जल की सतह गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण ऊपर आ जाती है और ज्वार भाटा उठ जाता है। उपयुक्त उदाहरण के ही आधार पर हम जन्म के समय विभिन्न आकाशीय पिंडों की स्थिति का प्रभाव जन्म लेने वाले व्यक्ति पर पड़ने की बात समझ सकते हैं। मानव शरीर के द्रव्यमान का लगभग 80% भाग तरल रूप में होता है तथा रक्त कोशिकाओं में लौह व अन्य खनिज होते हैं। अतः जन्म के समय विभिन्न ग्रहों व आकाशीय पिंडों की स्थिति इस द्रव पर तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार गुरुत्वीय बल उत्पन्न करती है तथा लौह कणों पर चुंबकीय बल का प्रभाव होता है। इस प्रकार जन्म के समय विभिन्न ग्रहों व अन्य आकाशीय पिंडों की स्थिति मनुष्य के शरीर पर एक अस्थायी प्रभाव उत्पन्न करती है। इस अस्थायी प्रभाव को लग्न तालिका के रूप में ज्योतिषी गणना करके बताया जा सकता है या वही ज्योतिष का गणना बनता है। यद्यपि जीवन में विभिन्न कालखंड में ग्रहादि की स्थिति बदलती रहती है, जिसकी गणना पृथक से ज्योतिष विज्ञान में की जाती है, परंतु जन्म के समय की स्थिति के अनुसार जो लग्न तालिका सामने आती है वही उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का मूल आधार होती है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्योतिष एक विज्ञान है तथा विज्ञान की किसी भी शाखा के समान किसी भी व्यक्ति को ज्योतिष विज्ञान की जितनी जानकारी अध्ययन प्रयोग आदि के द्वारा होगी उसी सीमा तक वह सफलतापूर्वक ज्योतिषीय गणना कर फलादेश बता सकेगा। तो हमारी कठिनाई यह है कि हम किसी भी ज्योतिषी से यह अपेक्षा करते हैं कि वह जादूगर के समान भूत भविष्य वर्तमान की सभी बातें बतलाएगा तथा प्रत्येक कष्ट के निवारण का साधन भी बतलाएगा। हम चिकित्सा विज्ञान से इसकी तुलना करें तो स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि किसी भी समय अन्वेषण आदि के द्वारा जिन रोगों के उपचार की दवाएं खोजी गई हैं उन रोगों का उपचार उस समय संभव हो सकता है। अब से 50 वर्ष पूर्व टाइफाइड,
टीबी आदि रोग लाइलाज थे, किंतु अब उनका उपचार सहज भाव से संभव है। परंतु कैंसर व एड्स के मरीज की अंतिम दशा में मृत्यु को कोई डॉक्टर नहीं रोक पाता। उसी प्रकार ज्योतिष विज्ञान की भी जानकारी ज्योतिषी को जिस सीमा तक है, उस सीमा तक ही किसी व्यक्ति के कष्ट को वह बता सकता है और उसका ज्योतिषी उपचार कर सकता है। यदि पूर्ण उपचार संभव नहीं है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ज्योतिषी एक विज्ञान नहीं है। ऐसा कतई मत समझे, वो विज्ञान है। कारण यह है कि संबंधित ज्योतिषी की ज्ञान की सीमा कितनी है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को बहुत ध्यानपूर्वक सुनोगे और अपने आगे भी भेज देना, अपने इष्ट मित्रों को भेज देना। ताकि मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा और कोई आशय नहीं है, इसलिए कहना चाहता हूं कि जब वहां आप इसको भेज दोगे तो उसे भी तो इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये आज बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं क्रमशः। असल में होता क्या है, देखो, हम जब पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो निश्चित ही सबके पास जाते हैं अपनी पीड़ा दूर करने के लिए। और इसमें क्या है कि हम जब ऐसा करते हैं तो कई बार हम गलत लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, उनके संसर्ग में आ जाते हैं, जहाँ हमारे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कई प्रकार के शोषण का शिकार हो जाना पड़ता है। तो हमेशा जीवन को व्यवहारिक बना के जियो, व्यवहारिक जीवन बना के जियो। और यह मान लो कि कई बार बड़ा चिकित्सक भी आपके सामान्य रोगों का उपचार नहीं कर पाता है और सामान्य चिकित्सक भी टेढ़े मेढ़े रोगों का उपचार कर डालता है। इस प्रकार कई बार क्या होता है कि किसी ज्योतिषी से हम बहुत सारी अभिलाषा रख लेते हैं और वो अभिलाषाओं को पूर्ण नहीं कर पाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि ज्योतिष विज्ञान नहीं है, वो विज्ञान है। कर्ता कारक क्यों, कैसे इत्यादि पर निर्भर करता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए हमें। और कई बार सहज भाव से हो भी जाता है। ज्योतिषियों को भी ग्रह की विंशोत्तरी दशाओं की, अंतरदशाओं की, प्रत्यंतर दशाओं की, योगिनी दशाओं की अनुशंसा, लेखन, देखना या उसका परिसीमन करना चाहिए। उसके अनुसार ही उपचार लिखना चाहिए। तो ऐसा होता है ज्योतिष। कारण यह है कि संबंधित ज्योतिषी कि ज्ञान की सीमा होती है एक। जिस प्रकार गांव व छोटे कस्बों में पूर्णतः शिक्षित चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण अर्ध शिक्षित चिकित्सक ही मरीजों की दवाएं देने लगते हैं, उसी प्रकार समाज में पूर्णतः शिक्षित ज्योतिषी उपलब्ध न होने के कारण अर्धविज्ञानी व्यक्ति ही ज्योतिषी का कार्य करने लगते हैं। इन व्यक्तियों के द्वारा धन कमाने की प्रवृत्ति एक कारण बन जाती है और ज्योतिष विज्ञान का वास्तविक स्वरूप सामने ही नहीं आ पाता। परंतु यदि गंभीरता से सोचें तो आप पाएंगे कि ज्योतिष एक विज्ञान है। आवश्यकता है इस विज्ञान के पठन पाठन, प्रयोग, अन्वेषण आदि की उचित व्यवस्था की। ज्योतिष का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं। ये सच्चाई है, ये मान के चलो आपकी ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान रखने वाले बहुत कम हैं। आज के ज्योतिषी तो हाथ से कुंडली नहीं लिख पाते, इन्हें कुंडली लिखना नहीं आता है, हाथ से लिखना नहीं चाहते, सब कंप्यूटर से निकाल के आपको पकड़ा देते हैं। देखो, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बड़े अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो गणित का काम आसान कर देते हैं। जैसे एक ज्योतिषी जब गणित करता है तो थकाऊ प्रक्रिया होती है, लेकिन बड़ी आसानी से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर उसे क्षणिक कर देते हैं। लेकिन फलादेश की बात आती है तो वो फलादेश नहीं कर सकता, क्योंकि फलादेश एक व्यक्ति के लिए कर सकता है और ऐसे ज्योतिषियों की कमी होती जा रही है। ये एक समस्या है। तो हम यह कहना चाहते थे कि प्रकृति के कारण जो आज की प्रकृति बनती जा रही है कि धन के लालच में हम ज्योतिष करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो इसके कारण जो है एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। आवश्यकता है इस विज्ञान के पठन पाठन, प्रयोग, अन्वेषण आदि की उचित व्यवस्था की। ज्योतिष का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं, परंतु समाज में सभी लोग अपना भूत भविष्य जानना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता की आपूर्ति का वही उदाहरण लागू होता है जो दूध की मांग अधिक होने पर दूधिया द्वारा दूध में पानी की मात्रा बढ़ाने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। यही सच्चाई है। यद्यपि मात्र एक पुस्तक पढ़कर कोई व्यक्ति ज्योतिषी नहीं बन सकता,
परंतु यह बात आवश्यक है कि रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को ज्योतिष विज्ञान के मूल तत्वों का ज्ञान अवश्य प्राप्त हो जाए। इसलिए आप हम सबको ज्योतिष को एक विज्ञान के रूप में समझने का प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा। और यदि ज्योतिष का इतना सामान्य ज्ञान आप प्राप्त कर लेते हो तो आप साधारण बातों के लिए अर्धज्ञानी व्यक्तियों के पीछे नहीं भागोगे, नहीं जाओगे। ज्ञान रखने वाले ज्योतिषी के संपर्क का सौभाग्य यदि आपको वास्तव में प्राप्त हो जाए तो निःसंदेह आप अपने इस सामान्य ज्ञान की सहायता से उस ज्ञानी के ज्ञान को समझने में सक्षम हो जाओगे। तो इस प्रकार जो मूल सिद्धांत है ज्योतिष विज्ञान का और जो जानकारी है उसे जानने का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। कारण क्या होता है कि हमारे आज जो है ना, हम भारतीय जनों में एक दोष आया है, हम किताब पढ़ना छोड़ दिए हैं। हम हर बात की समस्या का समाधान गूगल पे ढूंढने लगते हैं, जबकि गूगल बेचारा कहता है कि भाई रोज मुझसे 10,000 ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर मेरे पास नहीं होता है। तो वो भी ये बात मानता है। दूसरी तरफ अगर चलें तो मीडिया हाउसों के सबके अपने अपने ज्योतिषी हैं, उन्होंने अपने अपने रख रखे हैं, उनको समय देते हैं, वे बोलते हैं। वो रोज ही आपको एक नया मंत्र बताते हैं। आपने ध्यान दिया होगा जो माताएं, बहुएं और कन्याएं, भाई बंधु, जो श्रेष्ठ जन हैं, भद्र पुरुष हैं, या जो रोग शैया पर पड़े हुए पीड़ित लोग हैं, वो भी ज्योतिष के माध्यम से अपना जानना चाहते हैं कि भविष्य क्या होगा, कैसे होगा। मैं आपको बताऊं क्या होता है कि वो रोज एक नया मंत्र बता देते हैं, जबकि मंत्र के बारे में कहा जाता है कि मनः तारयेत इति मंत्राः, जो हमारे मन को शांति प्रदान करे, उसका त्राण करे, वो मंत्र है। मंत्र मन का विषय है। गुरुजनों से व्यवस्थित रूप से इसे जान समझ के ही इसका प्रयोग प्रभाव करना चाहिए। मंत्रों के जप बड़े आवश्यक हैं, बड़े प्रभाव छोड़ देते हैं। औषधियों का प्रयोग, वनस्पतियों का प्रयोग, ये सब ज्योतिष से ही शाखाएं हैं। ज्योतिष एक मूल रूप से जो है वैज्ञानिक शाखा थी जो इस प्रकार की व्यवस्था कर देती थी। कालांतर में इसका क्षरण हुआ तो यदा कदा ये चीजें बनती रहती हैं। खैर जो भी हो चलो, लेकिन ये विश्वास आप रखो और आशा रखो कि ज्योतिष एक विज्ञान है और उसे उसी के तरह अनुपालन अनुशीलन करें, उसके साथ व्यवहार करें, न कि ढोंग ढकोसले से बचो। मेरा प्रयास यही है कि आप लोग ढोंग ढकोसलों से बचो, दिखावेपन से बचो और ज्योतिष पर विश्वास रखो। ऐसा नहीं है, पर जो ज्योतिषी कहे उसे धैर्यपूर्वक सुनना और समझना आपकी जिम्मेदारी होगी, आपका दायित्व होगा। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं और पुनः कल जो है कुछ और तत्वों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक और ज़रूर आप कथा में भी उपस्थित हो और कथा का आनंद लो। जय सियाराम, जय जय श्री राधे श्याम। सुप्रभात, शुभ मंगलम। आज के इस सुप्रभात की वेला में आप सबको शुभ प्रभात और मंगलमय वेला की शुभकामना। और भगवान श्रीमन नारायण की कृपा आप सब पर हो, मंगलमय हो, मंगल हो जीवन में उत्सव हो, उत्साह हो। चूंकि ज्योतिष के मूल तत्वों पर हम सामान्य प्रकाश डालने की प्रक्रिया में थे, यथाशक्ति मैंने चाहा कि आप लोगों को मूल चीज़ें बता दी जाएं कि क्यों और क्या और कैसे। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय था, यह विषय है जो पूर्णतया वैज्ञानिक है, परंतु देश काल और गतिविधियों के संक्रमण के कारण बार बार वो जो है दूषित तत्वों का सामना करना पड़ता है उसको, और बार बार वो अपृश्यता, विडंबना, प्रतिकार, मिथ्या इत्यादि कलंकों का सामना करता रहता है। क्योंकि कहीं न कहीं कर्ता कारकपन का कारण जो होता है वो उसमें एक विशिष्ट बाधा के रूप में उपस्थित हो जाता है। तो इन बाधाओं को, इस भ्रम को तोड़ो और आगे बढ़ो। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे ना, अच्छे ज्योतिष पर सम्मिलित होगे, स्वयं अध्ययन करना चाहोगे, थोड़ा सा समय निकाल के पुस्तकीय ज्ञानों के तरफ बढ़ो, थोड़ा सा आप जब ध्यान दोगे उस पर आगे बढ़ोगे तो उसका विशिष्ट लाभ मिल जाता है। क्योंकि उसका विशेष लाभ जो है जरूर मिलता है। जैसे कि तो फिर क्या होता है कि आगे इस ज्योतिषीय विज्ञान की रक्षा करना अपने हाथ में होता है। क्योंकि देखो, न तो आपका समाधान यूट्यूब चैनलों से हो सकता है, न तो आप गूगल के रिसर्च से आप समाधान कर पाते हो। जो प्राचीन पुस्तकें हैं उनको आप
उपलब्ध कर सकते हो, ले सकते हो या डाउनलोड कर लो, कोई बात नहीं, गूगल पे भी वो प्राचीन प्रतियां तो मिल ही जाती हैं, तो उनको आप अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उससे आपको बहुत बल मिलेगा अपने बारे में जानने के लिए, अपने समाज के बारे में जानने के लिए, अपने खगोल भूगोल के बारे में जानने के लिए। तो मेरा यही रहेगा कि मूल तत्व जो है उसको जानो। जैसे ज्योतिष विज्ञान के मूल तत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आता है कि किसी भी समय विशेष पर, किसी समय विशेष पर या किसी भी समय विशेष स्थिति में पृथ्वी अपने परिस्थिति में घूमते समय जिस स्थान पर है, उस स्थान से विभिन्न ग्रह, नक्षत्र व अन्य आकाशीय पिंडों की दूरी उस समय विशेष पर जन्म लेने वाले व्यक्ति की लगन तालिका निर्धारित करने का मुख्य आधार होगी। अपने सौरमंडल के 9 प्रमुख ग्रह या अन्य आकाशीय पिंड जो दूरस्थ सौरमंडल के पिंडों की तुलना में बहुत कम दूरी पर हैं, पृथ्वी पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव रखते हैं। अतः इन सभी 9 आकाशीय पिंडों के पृथक पृथक प्रभाव को लग्न तालिका में रखा जाता है, जैसा बाद में दिए गए वर्णन से स्पष्ट होगा। परंतु ब्रह्मांड में अन्य सभी आकाशीय पिंडों के व्यक्तिगत प्रभाव को पृथक पृथक आंकना संभव नहीं है, क्योंकि असंख्य आकाशीय पिंडों में समय विशेष पर प्रत्येक की पृथ्वी से दूरी गणना करना कदापि संभव नहीं है। अतः पृथ्वी के पूरे गोल परिपथ को 12 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। उन भागों पे पड़ने वाले अन्य आकाशीय पिंडों के प्रभाव के आधार पर पृथ्वी के मार्ग में 12 किमी के पत्थर काल्पनिक रूप से माने गए हैं। यदि एक नगर से दूसरे नगर के बीच की दूरी अधिक है, तो मार्ग में जो किलोमीटर के पत्थर लगे होते हैं उनके बीच की स्थिति के अनुसार हम बताते हैं कि भाई 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, या मार्ग खराब दशा में है, या किलोमीटर 17 या 18 के बीच टूटी हुई पुलिया है। कोई वृत्ताकार मार्ग कुल 360 डिग्री का होता है। अतः इसे 12 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग 30 अंश का होगा, और पृथ्वी के परिपथ में जो 12 भाग माने गए हैं उन्हें ही ज्योतिष में 12 राशियों के रूप में जाना जाता है, और प्रत्येक राशि पृथ्वी के घूमने के मार्ग में 30 अंश के भाग में होती है। इसलिए राशियों के नाम उनकी डिग्री और अंश सहित इसी प्रकार पड़ जाता है। जैसे आप अपने मित्र को बताते हैं कि यार फला किलोमीटर से फला किलोमीटर ठीक से गाड़ी चलाना, क्योंकि पुलिया डिस्टर्ब है, रोड टूटा हुआ है, या रास्ता ठीक नहीं है, टेढ़ा है, या बारिश की संभावना है, मत जाओ। यही तो ज्योतिष है यार, बस सामान्य सा इतना ही है, आप लोग समझ लो। ज्योतिष भी महादशाओं के चक्र का निर्धारण करके बता देता है कि इस वर्ष से इस वर्ष के बीच में आपकी राशि की व्यवस्था टूटी फूटी रहेगी, इतने दिनों तक क्रूर ग्रहों का प्रभाव रहेगा, या जो शुभ ग्रह कहे जाते हैं वो भी विरुद्ध फल की स्थिति में रहेंगे। तो इसलिए आप सावधान हो जाओ, इतनी सी सामान्य सी बात है। यही ज्योतिष है, इसका विज्ञान यही है। लेकिन हम रोड की टूटी फूटी तो जान लेते हैं, जीवन की टूटी फूटी घटनाओं पर विश्वास नहीं करते। मना करने के बाद भी हम जाएंगे, परिणाम उल्टा लेकर आ जाते हैं। कोई नहीं, तो यही स्थिति है। तो आगे बढ़ते हुए हम राशियों के बारे में थोड़ा बहुत अक्षांश डिग्री पर हम कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम 12 राशियों के बारे में चलते हैं, तो क्रम संख्या 1 मान लें, तो राशि क्रम संख्या 1 पर आती है मेघ, एरिश कहते हैं इसे अंग्रेजी भाषा में, और 0 से 30 अंश तक का जो है इसका प्रभाव होता है, परिपथ होता है। अब दूसरे नंबर पर आती है वृष राशि। तो वृष राशि आती है, वृष राशि का जो है 31 से 60 डिग्री तक वृष राशि बनती है। 31 से 60 डिग्री तक बनती है वृष राशि। फिर तीसरे नंबर पर मिथुन राशि आती है, और मिथुन को 61 से 90 डिग्री के बीच में बांटते हैं, इतना इसका भाग हो गया। फिर चौथे नंबर पर कर्क आती है, और कर्क को जो है 91 से 120। और फिर 5वें नंबर पर आ जाती है सिंह राशि, और सिंह राशि को 120 से 150 पे अंश पे बांटते हैं।
फिर आती है कन्या, छठी राशि कन्या होती है, 151 से 180 के बीच में कन्या का हिस्सा हो जाता है। और फिर आता है 7वें नंबर पर तुला, और तुला का 181 से 210 अंश मिलता है। और फिर आते हैं 8वें नंबर पर वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि 211 से 240 अंशों पर आधिपत्य रखती है। और फिर आता है धनु, धनु की डिग्री 241 से 270, 30 अंश की ये राशि जो है यहां तक भोग करती है। और फिर धनु के बाद मकर राशि आती है, मकर राशि जो है 271 से 300। और उसके बाद कुंभ राशि आती है, कुंभ राशि 301 से 330। और फिर 12वें नंबर पर मीन राशि आती है, विशेष जो है 331 से 360 अंश के बीच में भोग करती है। तो यद्यपि खगोल विज्ञान के अनुसार सूर्य एक नक्षत्र है और पृथ्वी, मंगल, बुध, शनि, बृहस्पति, शुक्र आदि उसके ग्रह हैं तथा चंद्रमा पृथ्वी का सबसे नजदीकी उपग्रह है, परंतु ज्योतिष विज्ञान में हम क्योंकि पृथ्वी पर उसके समीप के आकाशीय पिंडों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, अतः पृथ्वी के समीप के सभी आकाशीय पिंडों यथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि के लिए सामान्य नाम ग्रह का प्रयोग किया जाता है। यह परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। अतः हम जब आकाशीय पिंडों के लिए ग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं तो यदि आप चाहें तो इनके स्थान पर आप पृथ्वी के समीपस्थ आकाशीय पिंड भी बोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त राहु व केतु के लिए भी ग्रह शब्द का ही प्रयोग होता है, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं पर इनका प्रभाव प्रत्यक्ष ग्रहों के समान ही होता है और कुछ मामलों में तो उनसे भी बहुत तेज और खतरनाक होते हैं ये। तो ऐसा आता है कि ग्रहों के व्यक्तिगत गुणों का वर्णन पृथक अध्ययनों में आप जाके कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग अध्ययन के क्षेत्र हैं। जैसे सूर्य के लिए अलग अध्ययन का मिलता है, चंद्रमा के लिए अलग है, मंगल के लिए अलग है, बुध के लिए अलग है, गुरु के लिए अलग है, शुक्र के लिए, शनि के लिए, राहु केतु के लिए, इनके लिए पृथक पृथक अध्ययन, इनके परिमाण, इनका स्वभाव, इनका राशिगत विशेषता, किसमें उच्च के होते हैं, किसमें नीच के होते हैं। तो चूंकि आप लोगों को एक विद्यार्थी की तरह नहीं कहना चाहता, मैं सामान्य ये बताना चाहता हूं कि इन ग्रहों का अपना अस्तित्व है, अपना प्रभाव है, और उस प्रभाव को आप कितना जान सकते हो, कितना पहचान सकते हो, ये आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। या ज्योतिषी के अधीन जाओ। अब ज्योतिषियों में समस्या है, अधजल गगरी छलकत जाए वाली, कोई संपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योतिष रोज का रिसर्च का विषय है। पर वही है कि एक ग्रामीण चिकित्सक और एक स्थापित चिकित्सक। तो यहां जो है, जो आप पूर्व में मैं 12 राशियों के बारे में नाम रख चुका हूं और आपने सुना है, तो उसमें एक बात आती है कि ये 12 जो राशियां हैं, जो 360 डिग्री बनता है पृथ्वी के परिपथ का और 12 भागों में बांटा जाता है 30-30 डिग्री का, तो जब आप उसमें पहुंचते हैं तो हर 30 डिग्री का एक स्वामी होता है, एक राशि उसकी स्वामी होती है, उस राशि का स्वामी एक विशेष ग्रह होता है। तो वो उसका प्रभाव स्वामी के अनुसार देता है। जैसे अब हम आपको ले चलते हैं, जैसे राशि मेष, पहली राशि मेष मैंने बताया था, और मेष का स्वामी मंगल है, मार्स। अब दूसरी राशि वृष बताई थी, वृष का स्वामी शुक्र है, वीनस। और तीसरी मिथुन, मिथुन का स्वामी बुध होता है, मरकरी कहते हैं उसको। चौथा कर्क, कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है, मून। और पांचवा सिंह, और सिंह का स्वामी सूर्य होता है, सन। और छठी राशि कन्या बनती है, कन्या का भी स्वामी बुध ही है, और मरकरी, बुध जो है, मरकरी जो है 2 राशियों का स्वामी हो गया, मिथुन और कन्या। फिर तुला आती है, तुला का स्वामी शुक्र है, वीनस, और शुक्र भी 2 राशियों का स्वामी हो गया, वृको तुलाधिपति शुक्र। उसी प्रकार वृश्चिक, वृश्चिक का स्वामी मंगल है, मंगल भी 2 राशियों का स्वामी हो गया, मेष का और वृश्चिक का। उसके बाद मकर है, मकर का स्वामी शनि है। और उसके बाद कुंभ है, कुंभ का भी स्वामी शनि है। फिर मीन, मीन का स्वामी गुरु है, जुपिटर, और गुरु जो है 2 राशियों का स्वामी हो गया, धनु का भी और मीन का भी।
तो इस प्रकार ये 12 राशियां हैं, 12 राशियों के 12 स्वामी होते हैं और इनकी उसी हिसाब से लग्न का निर्धारण किया जाता है। लग्न तालिका में जो ग्रह लग्नेश होता है वहीं से गिना जाता है। जहां जहां जो ग्रह बैठे रहते हैं भावफल में, वो आपकी कुंडली होती है। किसी भी जातक के जन्म के समय जिस अक्षांश देशांतर पर ग्रहों की जो वर्तमान परिस्थिति होती है वही आपकी जन्म कुंडली होती है। तो ज्योतिष विज्ञान की प्रस्तावना में मैं यहीं तक आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आगे तो ज्योतिष का विशद वर्णन आ जाता है और फिर आगे आज भगवान का जन्म उत्सव है हमारी कथा में, जो भगवत जी की कथा यहाँ चल रही है सेक्टर रणसिद्ध गुरुग्राम में। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप भेज रहा हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री ठाकुर।